हेलो एवरीवन। एमपी के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीटी ईआर 2016 का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड शॉप प्रैक्टिस का पेपर सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक्स हमारे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर कुछ चैप्टर्स में कवर है। चैप्टर नंबर 1 में कवर है, चैप्टर 2 में कवर है, चैप्टर 3 और 4 और 5 में कुछ टॉपिक्स कवर हैं। तो जो कुछ हमारे काम के हैं वो टॉपिक्स हम यहाँ से कवर करेंगे और ऑल पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, which one is the color code for the resistance of value 1.1 kilo ohm plus minus 10%? रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो हमको यहाँ पे सोल्व करना है। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमको यहाँ पे दे रखा है 1.1 किलो ओम प्लस माइनस 10%। जब भी क्वेश्चन करना हो पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल को ओपन करेंगे तो किलो को कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ में। तो 1.1, ये पॉइंट है यहाँ पे, इंटू 10⁻³ किलो का मान होता है 10⁻³ होता है, ओम प्लस माइनस 10%। अब इस पॉइंट को हटाना है तो 10⁻³ से मल्टीपल कर देंगे, 10⁻1 से मल्टीपल कर देंगे तो 1 इंटू 10⁻² हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने पॉइंट को हटाने के लिए एक 10 का मल्टीपल कर दिया यहाँ पे, प्लस माइनस 10%। अब हम कलर की बात करें, हम उसके लिए हमको कलर कोड टेबल यूज करनी पड़ेगी। और अगर कलर कोड टेबल को देखते हैं हम, तो 1 नंबर जो कलर है, 1 नंबर जो कलर है वो ब्राउन का है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जो 1 है ये फर्स्ट कलर है ब्राउन के लिए। अगेन 1 कलर ब्राउन का लिया जाता है, ये ब्राउन है यहाँ पे। अब 10⁻² है, 2 नंबर पे जो कलर आता है वो आपका रेड कलर आता है। तो रेड कलर को हम 10⁻² में लिखते हैं हमेशा जब भी सवाल करते हैं तब, तो ये रेड हो जाएगा। और 10% जो 10% टॉलरेंस होती है वो सिल्वर कलर की होती है यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ब्राउन, ब्राउन, रेड, सिल्वर। ये हमको ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राउन, ब्राउन, रेड, सिल्वर। हमने सोल्व कैसे किया, 1.1 के अंदर के को हटाना है, के की वैल्यू पुट करेंगे 10⁻³ और 10⁻³ 1 पॉइंट हटाना है यहाँ से, तो एक यहाँ से 10 का मल्टीपल कर देंगे तो 10⁻² बचेगा। और 1 नंबर पे कलर आता है ब्राउन, ब्राउन वापस 1 रिपीट है तो ब्राउन कलर हो जाएगा, ब्राउन, ब्राउन। 10⁻² का जो मल्टीपल होता है वो रेड का होता है, क्योंकि 2 नंबर पे रेड कलर आता है। और 10% जो टॉलरेंस होती है वो सिल्वर की होती है। तो आपका ऑप्शन डी सही है। सेकंड क्वेश्चन इज द, आपको कलर कोड दे रखा है, कलर कोड ऑफ द रेजिस्टेंस इज ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, गोल्डन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सेकंड क्वेश्चन में आपको कोड गिवन है और आपको कोड कोड गिवन है और वैल्यू निकालनी है। कलर कोड कौन कौन से हम लिख लेते हैं, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, गोल्डन। तो अगर हम कलर कोड टेबल की बात करें तो ब्राउन कलर का जो नंबर होता है वो नंबर 1 होता है, 1 नंबर पे आता है आपका ब्राउन कलर। ब्लैक कलर आता है सेकंड, फर्स्ट नंबर पे आता है 0 नंबर पे। ब्लैक कलर का कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग नंबर है 0, ब्राउन का नंबर है 1, और जो ग्रीन कलर है उसका नंबर आता है 5। तो इसको हम लिखेंगे 10⁻5 में लिखेंगे इसको हम 10⁻5। और गोल्डन, गोल्डन का जो टॉलरेंस होता है वो ±5% होता है।
तो ये आपका फर्स्ट कलर हो गया, ये सेकंड कलर ब्राउन कलर फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट कलर जो आपका ब्राउन है उसका कलर कोड है 1, सेकंड कलर है ब्लैक उसका कलर कोड है 0, थर्ड कलर है ग्रीन, ग्रीन का कलर कोड है 5, उसको 10 की 5 लिखेंगे मल्टीप्लाई रूप में, और फोर्थ कलर है गोल्डन जिसका टॉलरेंस होती है 5%। तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 0 को पास लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 0 इंटू, ये जो है मल्टीप्लायर इसको साथ गुणा करेंगे तो 10 टू दी पावर 5 ओम प्लस माइनस के टॉलरेंस को साथ लिखेंगे यहाँ पे 5%। तो क्या हो गया 10 इंटू 10 टू दी पावर 5 ओम, तो ये हो गया टोटल यहाँ पे 10 टू दी पावर 6 ओम प्लस माइनस 5%। अब 10 की पावर 6 ओम जो है इसको हम बोलते हैं 1 मेगा ओम, तो हम सोल्व करेंगे इसको इक्वल टू करके, तो 10 की पावर 6 ओम को हम लिख सकते हैं 1 मेगा ओम, 1 कैपिटल एम लिखना हमको ओमेगा ओम प्लस माइनस 5%। तो जो कलर हमको सवाल में दे रखा है ब्राउन ब्लैक, ब्राउन ब्लैक ग्रीन गोल्डन, उसको हम सोल्व करेंगे तो 1 0 इंटू 10 की पावर 5 आएगा, और 1 0 को साथ में लिखेंगे तो 10 बन जाएगा, और 10 की पावर 5 का मल्टीप्लायर गुणा करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लायर ध्यान रखना है, यहाँ पे गुणा है ये 10 की पावर 6 ओम आएगा, और गोल्डन का जो टॉलरेंस होता है 5% होता है, तो 10 की पावर 6 को 1 मेगा ओम बोलते हैं रेजिस्टेंस के अंदर, 1 मेगा का जो सेट होता है उसको बोलते हैं 10 की पावर 6 ओम और प्लस माइनस 5%। तो ये ऑप्शन जहां आ रहा है वो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, निम्न में से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि तापमान बढ़ने के साथ उसका रेजिस्टेंस घटता है। ऑप्शन ए वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी बी सेंसिस्टर, ऑप्शन सी थर्मिस्टर, ऑप्शन डी फ्यूजिबल रेजिस्टेंस। तो हमने पढ़ा था थर्मिस्टर के अंदर के थर्मिस्टर 2 टाइप से होते हैं, पीटीसी एनटीसी। तो पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये सब किसमें होता है, थर्मिस्टर में होता है। तो इसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन सही होगा, सी सही होगा। एनटीसी पीटीसी किसमें होते हैं, थर्मिस्टर में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइफिलर वाइंडिंग यूज, निम्न में से किस में बाइफिलर वाइंडिंग यूज की जाती है। तो ऑप्शन है इंडक्शन मोटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हमारे यहाँ हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के अंदर, एक रेजिस्टेंस के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस, वायर बाउंड रेजिस्टेंस, उसके अंदर बाइफिलर वाइंडिंग की जाती है। तो वायर बाउंड रेजिस्टेंस के अंदर हम बाइफिलर वाइंडिंग यूज करते हैं, इसमें स्पेशल टाइप की वाइंडिंग होती है। तो इसमें आपका क्वेश्चन होगा सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। ओके, तो ऑप्शन आपका सही होगा, सी सही होगा। रेजिस्टेंस का जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही माना जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है आपका। कि बाइफिलर किस में यूज करते हैं, रेजिस्टेंस में यूज करते हैं, वो भी किस रेजिस्टेंस में यूज करते हैं, वायर बाउंड रेजिस्टेंस जो होता है उसमें हम बाइफिलर वाइंडिंग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाई कैपेसिटी वैल्यू रेजिस्टेंस कैपेसिटर्स आर, यानी कि हाई वैल्यू जो कैपेसिटर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। ऑप्शन ए पेपर कैपेसिटर में होते हैं, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ऑप्शन सी प्लास्टिक कैपेसिटर, ऑप्शन डी गैंग कैपेसिटर। तो हाई वैल्यू कैपेसिटर होते हैं वो ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइट टाइप के होते हैं, यानी पोलराइज कैपेसिटर होते हैं। जो भी पोलराइज कैपेसिटर होते हैं वो होंगे हाई वैल्यू वाले। पोलराइज मतलब जिसके अंदर प्लस माइन होता है। तो पोलराइज कैपेसिटर की कैटेगरी कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रिमर्स आर, ट्रिमर्स क्या होते हैं, सेमी वेरिएबल रेजिस्टेंस, सेमी वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल कैपेसिटर।
तो हमने पढ़ा था जो ट्रिमर्स होते हैं ये वेरिएबल डिस्टेंस की कैटेगरी है, तो हम इसको कह सकते हैं सेमी वेरिएबल, यानी वेरिएबल होगा पर कंप्लीट वेरिएबल नहीं होगा, कुछ पॉइंट्स के अंदर हम इस पर कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी कहलाएगी आपकी, ये सेमी वेरिएबल कैटेगरी कहलाएगी। ये जो कैटेगरी कहलाएगी ये सेमी वेरिएबल कैपेसिटर की कैटेगरी बनेगी ये। आपका आंसर होगा सेमी वेरिएबल कैपेसिटर, यानी वेरिएबल पे होगा पर सेमी होगा, आधा वेरी कर सकते हैं और आधा बिल्कुल पॉइंट्स में चलेगा, तो सेमी वेरिएबल कैटेगरी है। अगर इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं दे रखा हो सेमी वेरिएबल कैपेसिटर, तो सेकंड ऑप्शन आपका होगा वेरिएबल कैपेसिटर, टिक कर सकते हैं, पर अगर सेमी वेरिएबल अवेलेबल नहीं है तो बाकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको सेमी वेरिएबल को देनी है। क्वेश्चन नंबर 8, विच कोर मेटल इज बेस्ट सुटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल। रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल के लिए कौन सा मेटल कंडक्टर कोर यूज करेंगे हम, तो हमने पढ़ा था 3 टाइप के इंडक्टर पढ़े थे हमने, एयर कोर, आयरन कोर, फेराइट कोर। तो एयर कोर जो होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा काम आता है, तो एयर कोर जो इंडक्टर होगा वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे यूज में लेते हैं, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शन आपका सी सही है, एयर कोर इंडक्टर यूज करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वालिटी फैक्टर फॉर इंडक्शन कॉइल इज। तो पर हम पढ़ लेते हैं क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, हमने पढ़ा था क्वालिटी फैक्टर वो इंडक्शन, इंडक्शन मतलब इंडक्टर के लिए पूछ रहा है बेसिकली ये, तो Q इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल अपॉन आर, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन आर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस का रेशियो होता है, Q बराबर एक्सएल अपॉन आर बोलते हैं, और एक्सएल होता है ओमेगा एल की इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ इंटू एल और आर। यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी है एसी की, एल इंडक्टेंस की वैल्यू है, जो इंडक्टेंस होता है उसको एल रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और आर रेजिस्टेंस है। तो जिसमें ये आंसर दे रखा है हमको 2 पाई एफ एल इंटू आर, वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन बी है इसमें हमारा आंसर दे रखा है 2 पाई एफ इंटू एल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मेथड्स, क्वेश्चन नंबर 12, टू मेथड्स ऑफ मास सोल्डरिंग आर। मास सोल्डरिंग यानी कि हमको बहुत बड़े वाले सोल्डरिंग करनी है, ज़्यादा कंपोनेंट्स हमारे पास, ज़्यादा पीसीबी है, तो उसके लिए कौन सोल्डरिंग काम आती है, वेव और डीप सोल्डरिंग काम आती है इंडस्ट्री में, जब कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हों तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वेव और डीप सोल्डरिंग। वेव और डीप सोल्डरिंग होगी वो ज़्यादा काम में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डी सोल्डरिंग पंप। डी सोल्डरिंग पंप यूज करते हैं सोल्डरिंग हटाने के लिए यूज करते हैं, हम जब पीसीबी भी सोल्डरिंग कर लेते हैं तो उसको हटाने के लिए यूज करते हैं। उसका वर्किंग प्रिंसिपल किस पे होता है वो पूछ रहा है, तो इसमें जो होता है वैक्यूम सक्शन होता है, वो एयर को सक करता है, और हम उसको हम जब भी हीट करेंगे वहाँ पे कंपोनेंट के वहाँ और ये पंप लगाएंगे, तो जैसे गर्म करेंगे सोल्डरिंग से और उसको हम पंप को दबाएंगे डी सोल्डरिंग पंप को, तो वैक्यूम के साथ वहाँ पे जो भी सोल्डरिंग मेटल लगा हुआ है उसको वो सक कर लेगा, खींच लेगा, तो वैक्यूम सक्शन कंसेप्ट पर वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, सोल्डर मटेरियल इज कंप्रेस्ड ऑफ। सोल्डरिंग मटेरियल बनता है किससे बनता है वो पूछना चाह रहा है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि टीन और लेड से आपका ये मटेरियल बनता है, टीन और लेड की मिक्सिंग से ये बनेगा मटेरियल। अगर आपको परसेंटेज पूछ लिए तो टीन का जो परसेंटेज होता है हम लिख सकते हैं यहाँ पे, टीन का परसेंट होता है टीन का, अगर परसेंटेज पूछ लेगा भी किसी क्वेश्चन में कि सोल्डरिंग मटेरियल जो का होता है उसमें टीन का परसेंट कितना होता है, तो टीन का होता है 60%, और लेड यानी पारे का जो परसेंट होता है वो होता है 40%। 60-40 के रेशियो में हम यूज करते हैं, ये आपका टीन है, ठीक है, टीन का 60%, लेड का 40%। क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज सिंबल दिस। ये सिंबल किस
सर्किट का है या किस कंपोनेंट का है। ये जो सिंबल बता रहा है ये कंपोनेंट किस कंपोनेंट यूज करता है इसका। तो ये जो कंपोनेंट है इसके ऊपर टी लिखा हुआ है, टी मतलब ये थर्मिस्टर का हो लगता है। टी लिखा हुआ है तो टेम्परेचर रिलेटेड, एलडीआर अलग चीज है, वीडीआर अलग चीज है, थर्मिस्टर फिजियोलिस्टर। तो ये जो आपका सिंबल बना रखा है रेजिस्टेंस के ऊपर टी लिखा हुआ है, टी का मतलब हो गया तापमान, टी का मतलब हो गया तापमान। ये जो टी शो कर रहा है ये शो कर रहा है टेम्परेचर को। ऐसा रेजिस्टेंस जो तापमान पे काम करता हो, तो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से एलडीआई वीडियो के तापमान पे काम नहीं करता है, फिजिबल काम नहीं करता है। ऑप्शन सी थर्मिस्टर टेम्परेचर के लिए काम करता है, तो इसका मतलब उसका ऑप्शन सी सही है। तो जिसमें तापमान का कंसेप्ट हो वो हो थर्मिस्टर। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच फॉलोइंग कैडमियम सल्फाइड इज यूज, निम्न में से किस में कैडमियम सल्फाइड यूज करते हैं। तो हमने पढ़ा था लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स, उसमें हम कैडमियम सल्फाइड यूज करते हैं। CDS मेटल यूज करते हैं, वो होता है LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जो होता है उसमें हम कैडमियम सल्फाइड यूज करते हैं। और एक मेटल और यूज करते हैं इसमें कैडमियम सेलेनाइड भी यूज करते हैं CDSE। तो ये LDR में काम आता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस में। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें 18, if a resistance have comparatively bigger size then what will be more। अब एक रेजिस्टेंस की साइज बड़ी है तो उसमें दो प्लस पॉइंट होंगे, एक उसका वोल्टेज और एक सौ करंट, दोनों ऑप्शन ज़्यादा होना चाहिए। ये क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसमें दो ऑप्शन सही होंगे कि उसका वोल्टेज और उसका करंट कैपेसिटी दोनों ही ज़्यादा होगी। तो ये भी ज़्यादा होगा और ये भी ज़्यादा होगा, और इन दोनों ज़्यादा होने से उस रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि P इक्वल टू VI होता है। तो अगर वोल्टेज और करंट की रेटिंग ज़्यादा होगी तो पावर की रेटिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि P इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो जबकि रेजिस्टेंस की साइज बड़ी होगी तो उसका वोल्टेज और करंट की कैपेसिटी ज़्यादा होगी और पावर ज़्यादा होगी। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। जो क्वेश्चन हम लेफ्ट कर रहे हैं ये आपके कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, इसलिए टाइम खराब नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 22, फिलिंग ऑफ वार्निश इन द गैप ऑफ ट्रांसफार्मर कॉइल इज नोन एज। जब भी हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो ट्रांसफार्मर बनाने के बाद लास्ट में उसको हम वार्निश ऑयल के अंदर रखते हैं कुछ समय के लिए, 7-8 दिन के लिए। वो क्यों रखते हैं। ऑप्शन ए बबल इचिंग के लिए, वार्निशिंग के लिए, इम्प्रीगेशन के लिए और स्ट्रेंथिंग के लिए। तो मैं ट्रांसफार्मर पढ़ाया तो बताया था कि जब भी ट्रांसफार्मर बन जाता है तो उसको 7-8 दिन के लिए वार्निश ऑयल में रखते हैं, तारपीन ऑयल में रखते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्रीगेशन। और ये क्यों करते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो कॉइल्स उसके बीच में जो गैप है वो गैप खत्म हो जावे, वहां पे ऑयल का मेटल की मिक्सिंग हो जावे, इसलिए करते हैं। तो इसको बोलते हैं इम्प्रीगेशन। क्वेश्चन नंबर 24, वोल्टेज करंट टर्न्स रेशियो रिलेशनशिप ऑफ ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज करंट और टर्न्स रिलेशनशिप में क्या रेशियो होता है। तो हम देख सकते हैं, हमने पढ़ा था ट्रांसफार्मर के अंदर कि जब भी हम इक्वेशन देखते हैं तो इक्वेशन क्या आनी चाहिए ट्रांसफार्मर की। E1/E2 आना चाहिए, N1/N2 आना चाहिए, और आउटपुट में करंट में I2/I1 आना चाहिए। तो यहाँ E1 E2 को यहाँ V1 V2 लिखा हुआ है। तो हम अगर ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन सी में हमारा आंसर मिलेगा। N1/N2 ऊपर आ रहा है, V1/V2 आ रहा है और I2/I1 आ रहा है। तो ऑप्शन आपका सी सही है। ऑप्शन सी सही है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज करंट और टर्न्स कैलकुलेशन होता है N1/N2 इक्वल टू V1/V2, N1/N2 इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू I2/A1, करंट डिवाइड जानी चाहिए I2/A1। ये ऑप्शन केवल सी में सही है, तो आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, और ट्रांसफार्मर कैन नॉट इंक्रीज, ट्रांसफार्मर क्या नहीं बढ़ा सकता। तो ये अगेन क्वेश्चन ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल से आया है। करंट इंक्रीज नहीं कर सकता है क्या, क्वेश्चन नेगेटिव है, क्या इंक्रीज नहीं कर सकता है।
तो वोल्ट करंट इंक्रीज कर सकता है, वोल्टेज इंक्रीज कर सकता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकता है, पर पावर इंक्रीज नहीं कर सकता है। हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर के प्रिंसिपल में को कि दो तीन चीजें कांस्टेंट रहती है। एक तो ट्रांसफॉर्मर की पावर सेम रहती है, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। एक ट्रांसफॉर्मर की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, एफ इनपुट इक्वल टू एफ आउटपुट। केवल ट्रांसफॉर्मर क्या चेंज करेगा, केवल वोल्टेज और करंट को चेंज करेगा। तो ये पूछ रहा है क्या चेंज नहीं कर सकता है। हमने कहा कि दो चीज चेंज नहीं करता है ये, एक तो पावर, एक फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। उसके अलावा जो भी चीजें हम चेंज कर सकते हैं, तो पावर और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। इसने पूछा है कि क्या चेंज कर सकता है। ये क्वेश्चन नेगेटिव क्वेश्चन है। करंट को चेंज कर सकता है, वोल्टेज को चेंज कर सकता है, और रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर कभी भी पावर को इंक्रीज नहीं कर सकता है। पावर जितनी दी है उतनी पावर रहेगी। अगर हमने 100 केवीए का सिग्नल दिया है तो 100 केवीए का आउटपुट मिलेगा। बस करंट और वोल्टेज का जो मल्टीप्लिकेशन वो वही रहेगा, और करंट और वोल्टेज की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी वैल्यू घट जाएगी। तो ट्रांसफॉर्मर पावर इंक्रीज नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, इंक्रीजिंग द कार्बन परसेंटेज इन कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस कॉजेज। अगर हम कार्बन रेजिस्टेंस में कार्बन की परसेंटेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अगर कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस में कार्बन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कार्बन की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ऑप्शन आपका ए सही है कि कार्बन के जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ेगी। रेजिस्टिविटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वो वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 27, नंबर ऑफ कॉइल्स इन सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो ये वैसे सिलेबस में नहीं है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर वो ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है, वही प्राइमरी और सेकेंडरी का काम करती है। तो हम कह सकते हैं इसमें सिंगल वाइंडिंग होती है। तो ये पूछ रहा क्वेश्चन कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कितनी वाइंडिंग होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं जहाँ वन आंसर आ रहा है वो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आपका वन आंसर किस में आ रहा है, क्वेश्चन ए में आ रहा है। तो आपका आंसर वन एग्जैक्टली सही है। क्वेश्चन नंबर 28, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस आर मोस्ट वाइडली यूज बाय बिकॉज एक्यूरेट होते हैं, पावर रेटिंग हाई होती है, एजिंग इफेक्ट नहीं होता है, हैविंग लो कॉस्ट। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस इसलिए यूज किए जाते हैं कि इनकी पावर रेटिंग हाई होती है। तो ऑप्शन आपका बी सही है इसमें, हाई पावर रेटिंग होती है। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस की हाई पावर रेटिंग होती है, इसलिए इनको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 5 कलर रिंग आर यूज फॉर कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन आया है कलर कोड से कि हम 5 बैंड वाले रेजिस्टेंस यूज करते हैं कलर कोडिंग वाले। जैसे रेजिस्टेंस जिसके ऊपर 5 कलर बने होते हैं उसका काम क्या है, कहाँ यूज में आते हैं। ऑप्शन ए हाई प्रिज्म के लिए, ऑप्शन बी लो रेजिस्टेंस के लिए, ऑप्शन सी हाई रेजिस्टेंस वैल्यू के लिए, ऑप्शन डी नन। तो ये जो भी रेजिस्टेंस होते हैं 5 कलर बैंड वाले वो हाई प्रिसिजन के लिए यूज होते हैं। ऑप्शन आपका ए सही है, ऑप्शन ए सही है आपका इसमें, हाई प्रिसिजन के लिए। और प्रिसिजन क्या होता है, कोई भी चीज, कोई भी क्वांटिटी हम बार बार मेजर कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से और सेम रीडिंग आ रही है तो उसको हम बोलते हैं वो इंस्ट्रूमेंट बहुत प्रिसाइज है। वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल एक सही वैल्यू दे रहा है, रीडिंग सही दे रहा है। तो ऐसे तो उसको बोलते हैं हाई प्रिसिजन। जहां हमको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए, हाई प्रिसिजन चाहिए, वो रीडिंग एग्जैक्ट करेक्ट आनी चाहिए, वहां पे हम 5 कलर बैंड वाले रेजिस्टेंस यूज करते हैं। वो यूज करते हैं हाई प्रिसिजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, IFT ये ट्रांसफार्मर का टाइप होता है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। IFT की फुल फॉर्म होती है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो दो फ्रीक्वेंसी के बीच की वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे हम उसको यूज कर सकते हैं। उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर।